संस्कृताय मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग 6, 7, 8 हिंदी व्याकरण कंबाइंड क्लास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वाक्य विचार इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं वाक्य विचार। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि वाक्य कहते किसे हैं। मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य के माध्यम से ही क्या करता है, प्रकट करता है। मनुष्य अपने किसी भी भाव या विचार को वाक्य के माध्यम से ही प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। जो क्या काम करता है? जो विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने का कार्य करता है। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जिसे कहते हैं उसके बारे में बताते हैं कि अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमने कहा कि अल्तमस टीवी देख रहा है। हमने क्या कहा? अल्तमस टीवी देख रहा है। रजत, अमन, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होकर विचार को प्रकट कर रहे हैं या भाव को प्रकट करने का कार्य कर रहे हैं। और भाव प्रकट करते करते ये अर्थ भी प्रकट कर रहे हैं ना। किसी बात का अर्थ भी प्रकट कर रहे हैं कि किसी को कहा जा रहा है कि अल्तमस टीवी देख रहा है। इससे क्या प्रकट हो रहा है? ये प्रकट हो रहा है कोई अल्तमस नाम का विद्यार्थी है या छात्र है जो क्या कार्य कर रहा है? टीवी देखने का कार्य कर रहा है। इससे यह अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार एक वाक्य में साधारण रूप में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। किसी भी एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है। बिना एक कर्ता और बिना क्रिया के हुए कोई भी वाक्य बनना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए किसी भी वाक्य का साधारण रूप भी कर्ता और क्रिया के माध्यम से ही निर्मित होता है। या कहा जाए कि वाक्य के निर्माण में कर्ता और क्रिया की मुख्य आवश्यकता होती है। जैसे हमने उदाहरण रूप में कहा कि अल्तमस टीवी देख रहा है। अल्तमस क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो यहाँ पर अल्तमस कर्ता हो गया और देखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और किसको देख रहा है? टीवी को देख रहा है। इस प्रकार टीवी देखना कर्म हो गया। समझ गए? तो इस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह जो अर्थ प्रकट कर रहा हो उसे कहते हैं सार्थक। और क्रमबद्ध और क्या हो? क्रमबद्ध हो, व्यवस्थित हो, ऐसा रूप वाक्य कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्वरूप जो क्या करता हो? अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। अब आइए जान लेते हैं वाक्य के अंग या वाक्य के भेद। तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब जान लेते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि शशांक पढ़ता है। हमने क्या कहा? शशांक पढ़ता है। तो यहाँ शशांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर शशांक इस वाक्य में हमारा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक। उदाहरण रूप में और भी दिए हुए हैं। राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। तो यहाँ पर राजा और पक्षी, और जो वाक्य हमने बोला शशांक से संबंधित, उसमें शशांक। ठीक। शशांक पढ़ने जाता है में शशांक।
तो इस तरह जो कर्ता होगा वो हमारा उद्देश्य होता है। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि शशांक पढ़ने जाता है या शशांक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो पढ़ना हुआ वो क्या हो गया, उस वाक्य का विधेय हो गया। और शशांक क्या हो गया, शशांक उद्देश्य हो गया। उस वाक्य का जो कर्ता होगा वो उसका उद्देश्य हो जाएगा, और उस वाक्य की जो क्रिया होगी या जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वह उसका विधेय हो जाता है। जैसे राजा खाता है, इसमें क्या हो जाएगा, खाता है, खाना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ वाक्य के भेद, वाक्य के निम्नलिखित दो भेद बताए गए हैं। वहां पे हमने क्या बोला, अंग बताया आप लोगों को। ठीक है, क्या बताया, अंग के बारे में बताया, वाक्य के अंग के बारे में बताया कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम लोग क्या जानेंगे, वाक्य के भेद। तो वाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पे और दूसरा अर्थ के आधार पे। अब जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। अब हम लोग जानते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा कि शशांक पढ़ रहा है या अंशु पढ़ रही है, इसमें एक ही एकदम साधारण सा बात की तरह एक उद्देश्य है और दूसरा उसका विधेय है। शशांक क्या हो जाएगा, उस वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा और उसका पढ़ना उसका विधेय हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसमें केवल कर्ता और क्रिया होंगे वह एक सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि हमने कहा मुस्कान गा रही है और शिवानी नाच रही है। मुस्कान गा रही है और शिवानी नाच रही है, अर्थात यहाँ पर दो वाक्यों को किसने जोड़ रखा है, और शब्द ने जोड़ रखा है। किसने जोड़ रखा है, और शब्द ने जोड़ रखा है, अर्थात और क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। और क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए और शब्द समुच्चय बोधक शब्द है। तो इस तरह संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे और से जुड़ जाता है, तथा से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह और तथा इत्यादि शब्दों से जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे भेद मिश्र वाक्य के बारे में। तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस वाक्य पर आश्रित होता है या गौण होता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। अगला उदाहरण, कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। अगर वह बीमार ना होती तो वह विद्यालय चली जाती है ना, इसीलिए कह रहा है कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। तो विद्यालय ना आ सकने में मुख्य कारण क्या है, उसकी बीमारी। यहाँ पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य से क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर
और पहला वाक्य सदैव ही क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है। तो इस तरह के जहाँ लक्षण पाए जाए उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कुल 8 भेद बताए गए हैं। पहला विधानवाचक भेद, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा इच्छावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठवां संकेतवाचक, सातवां विस्मयवाचक और आठवां संदेहवाचक। तो आइए पहले भेद के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है विधानवाचक। ये 8 भेद अर्थ के आधार पे हैं, और जबकि वो तीनों भेद किसके आधार पे थे, वे तीनों भेद रचना के आधार पे थे। ठीक, तो इस तरह वाक्य के 2 भेद हैं, पहला रचना के आधार पे और दूसरा अर्थ के आधार पे। तो अब हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं विधानवाचक भेद। जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह मेरा मित्र है। वह किसका मित्र है, मेरा मित्र है। जिसमें क्या कहा जाए, जिस वाक्य में किसी बात की साधारणता हो, एकदम साधारण रूप में कोई वाक्य कहा जाए। ठीक है, कि उस वाक्य में कोई बात होना या करना पाया जाए तो वह वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे वह मेरा मित्र है, अमन अपना काम कर लिया है, सुमन अपना काम करती है। इस तरह के जो वाक्य होंगे, ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा भेद अर्थ के आधार पे, निषेधवाचक अव्यय। निषेधवाचक अव्यय वाक्य वे होते, सॉरी अव्यय नहीं, वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया है, मुस्कान अभी तक नहीं पढ़ी है, या श्याम विद्यालय नहीं जा रहा है। इस तरह जो निषेधात्मक वाक्य होंगे, नकारात्मकता होगी, वे निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे। तीसरा भेद हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, इस तरह जहां पर प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला भेद आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता है, जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, कोई किसी को आज्ञा दे रहा है तुम यहाँ से चले जाओ, अपना कमरा साफ करो, यानी कि जो तुम्हारा गंदा कमरा है उसको साफ करो। तो यहाँ पे जो आज्ञा सूचक हो, आज्ञा का बोध कराता हो वाक्य, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ये सभी वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर है। ठीक है, पांचवा भेद आता है विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि के भाव का अर्थ प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है, जब ऐसा कहा जाए तो वह विस्मय प्रकट कर रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। अरे यह क्या कर डाला। इस तरह के जो वाक्य आएंगे वो किस तरह के वाक्य के अंतर्गत आएंगे, विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत। अगला भेद संदेहवाचक अव्यय, अव्यय नहीं, वाक्य। संदेहवाचक अव्यय, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह शायद ही यह काम करे,
वह जयपुर चला गया होगा। संदेह का भाव प्रकट हो रहा है, संदेहात्मक स्थिति है ना, कि वह शायद ही यह काम करे, मतलब शायद लग गया, मतलब संदेह हो गया कि शायद करे। ठीक है, वह जयपुर चला गया होगा, इसमें भी संदेह, पता नहीं गया है कि नहीं गया है। ठीक है, अब हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में सातवें भेद के बारे में पढ़ेंगे, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद या कामना या इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, जुग जुग जियो। इस तरह के जो वाक्य होंगे जिसमें किसी की कामना या किसी की इच्छा प्रकट होने का भाव हो तो वह इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अर्थ के आधार पे आठवें भेद को पढ़ते हुए हम लोग संकेतवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा हुई होती तो गर्मी कम हो जाती। इस तरह के जो वाक्य हैं जो किसी एक वाक्य पर क्या कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़े हो, लेकिन क्या कर रहे हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य को संकेत कर रहा हो, तो ऐसे भाव या अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि ट्रेन समय पर आ गई होती तो मैं चला जाता। ठीक, यदि पढ़ाई कर लिए होते तो पास हो जाते। इस तरह के जो वाक्य होंगे जो किसी न किसी बात की ओर संकेत करते हो या शर्त को प्रकट करते हो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, इनके उत्तर आप लोग कमेंट में लिख कर भेजिएगा। पहला, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के निरर्थक समूह को, वर्गों के समूह को या उपयुक्त सभी को। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वाक्य में उद्देश्य क्या है? अखबार की पढ़ रहे हैं कि पिताजी की, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वाक्य में विधेय शब्द कौन सा है? मैं बीमार होने के कारण विद्यालय न जा सका, यह वाक्य किस प्रकार का है? रीता गाना गाकर मंच से नीचे उतर गई, यह कौन सा वाक्य है? इस प्रकार इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की यह क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वाक्य विचार के विषय में अध्ययन किया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनके भेदों के कुछ उदाहरणों को जाना। तो इसी के साथ यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि पढ़ाई गया आज का यह हिंदी व्याकरण का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ शुभम संस्कृतम।